नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। चले दोस्तों, आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है अजीत की। अजीत की ये कहानी साल 2004 की है। ये जो कहानी हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है महेश और अजीत की दोस्त थे। तो हुआ क्या था इन दोनों दोस्तों के साथ में, या बात क्या हुई थी, कैसी घटना घटी थी उस टाइम में। अब इसकी जानकारी लेने के लिए चलते हैं इस कहानी की ओर। साल 2004 का था। अब मेरा नाम महेश। मैं अपने गांव से दूर शहर में नौकरी कर रहा था। 3-4 महीने 5 महीने में मैं लौटता था अपने गांव की ओर। और मेरा एक दोस्त जिसका नाम है अजीत, उसकी पिता का अब एक चाय नाश्ता का दुकान था रोड के किनारे पर। अब उनकी जो घर की खर्च बर्च था ना, उसी दुकान की वजह से चलता था। और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी थी, लेकिन खेती बाड़ी ना मात्र की थी, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं था। मैं तो कभी कभी सोचता था और सोच के अजीत को बोलता था कि तू भाई मेरे साथ में चल, जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ और वहाँ भी तुझको लगवा दूंगा। जितना मैं पैसा कमाता हूँ तुम भी कमाएगा और तेरा घर संसार बड़ा मजे से चलेगा। वो जाने को तैयार रहता था कि हाँ महेश भाई, मैं चलूंगा आपके साथ में, लेकिन ऐन वक्त पर पीछे हट जाता था। मैं जब पूछता था कि क्या हुआ भाई अजीत, क्यों नहीं चल रहे हो, और तब वो कहता कि भाई पापा मना कर रहे हैं। अब बात यहीं पर खत्म हो जाती थी। अब मैं जो अजीत के पिता थे ना, अब दुकानदारी वही सब संभालते थे। महेश उसमें मदद करता था। एक तरह से थोड़ा बीमारी से ग्रसित भी थे अब अजीत के पिता। तो सारा मेहनत का काम जो था अजीत ही करते थे। अब बस उनके पापा डायरेक्शन देते थे कि बेटा ऐसे कर ले ऐसे कर ले, और एक तरह से हलवाई थे वो। खैर, मैं बहुत बार उसको बोल चुका, लेकिन अब वो मेरे साथ में आता नहीं था नौकरी करने के लिए। तो मैं क्या करूं। अब मुझे उसकी गरीबी देख करके बहुत दर्द आता था। हालांकि मैं भी गरीब था, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करता था फैक्ट्री में और पैसा कमाता था। उससे मेरा घर परिवार चलता था। अभी हम दोनों दोस्तों की शादी नहीं हुई थी, ना तो अजीत की ना ही मेरी। उम्र लगभग हो चुका था और इसी बीच मेरी शादी का रिश्ता तय हो चुका था। अब मुझे लंबी छुट्टी लेनी थी। मुझे करीब 1-1.5 महीने के लिए छुट्टी लेकर के गांव वापस आना था, क्योंकि मेरे पिता भी अब एक पैर से तकलीफ में थे। चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल होता था, तो सारा काम मुझे ही संभालना होता था। जब मैं छुट्टी लेकर के आ गया ना, आज जब मैं बस से उतरा उसी चाय की दुकान पर, तो मैं तो देख करके पहचान ही नहीं पाया कि यह अजीत की दुकान है। वो तो टूटी फूटी सी झोपड़ी सी होती थी, अब उस जगह पर पक्का मकान बना हुआ है, चमचमाता हुआ बोर्ड लगा हुआ है, और देख रहा हूं कि दुकान के अंदर बड़ा ही फैलाव हो चुका है। तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के सामान अब वहाँ बिक्री हो रहा है। एक तरह से आधा मिठाई की दुकान और आधा ढाबा बन चुका है। मैं हैरान था। मुझे लगा कि ये अजीत की दुकान नहीं है। अजीत इतना भला ये सब कैसे कर सकता है। मैं अभी घर भी नहीं पहुंचा, बस से उतर करके अब वहीं पर खड़ा था। मैं बार बार उस दुकान को देख रहा था। अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार मैं जब दुकान में पहुंचा ना, तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अजीत दुकानदारी संभाल रहा था, उसके पापा अब काउंटर पर बैठे हुए थे। ये सब इतनी जल्दी कैसे बदलाव आ गया, इनके पास इतना सारा पैसा कैसे आ गया। मैं तो एकदम संभल भी नहीं पाया था। और तभी मेरा दोस्त कहने लगा, अरे अजीत
सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है। मेरे मुंह से तो आवाज नहीं निकल रहे थे, उसका रेसी देख करके, ठाट बाट देख करके ये चमत्कार हुआ तो कैसे हुआ। हम तो फैक्ट्री में जाकर के शरीर से पसीना निकालते हैं और तब भी हमारा परिवार का जो भूख है अब बड़ी मुश्किल से मिटता है। और ये गांव में रह करके ऐसा क्या कर लिया भाई। मैं और मेरा दोस्त अजीत गले मिले। मैं तो बस पूछता ही रह गया कि ये सब कैसे चमत्कार हुआ भाई। अजीत, इसके बारे में कुछ बताना। जब मैंने बोला ना, उसका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक एक तरह से पीला पड़ चुका था। डर गया था। कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझसे कोई बात छिपा रहा था। मैं जानता था, मेरा दोस्त था। जब वो कोई बात छिपाता था ना तो जमीन की तरफ देखने लगता था। अब मुझे संदेह तो पहले ही हो गया था और इसके बाद रही सही कसर अब मैं समझ चुका था। ये कुछ तो अजीत बात को घुमा रहा है, सच्चाई बता नहीं रहा है। खैर, मैं अपने गांव गया। अब इसके बाद मैं अपने माता पिता से पूछा अजीत के बारे में कि सब कैसे हुआ, इनके पास इतना पैसा कैसे आ गया। मेरे माँ बाप भी जैसे मैं था हैरान, वैसे ही मेरे माँ बाप भी हैरान थे। कहने लगे कि मुझे नहीं मालूम, अचानक उसके साथ में ये सब क्या हुआ, कहाँ से पैसा उसके पास बरसने लगा। अब तो हम तुम क्या, पूरा गांव वाले ही हैरान हैं। लेकिन उसके पापा का कहना है कि हमारे एक दूर के रिश्तेदार ने मुझे ढेर सारा धन दिया है और उसी की वजह से हम आज अब ऐसा पोजीशन में पहुंचे। घर जो उनका कच्चा पक्का था, घर भी शानदार बनवा लिया था। मतलब जिधर देखो उधर ही तरक्की हुई पड़ी थी। ये मेरे लिए बड़ा खुशी की बात थी। लेकिन मैं जरूर जानता था कि अजीत मुझसे कोई छिपा रहा है। एक दिन मैं उसे सच निकलवा के रखूंगा। खैर, मैं अपने शादी में व्यस्त हो गया था और टाइम मिल नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से कभी उसके दुकान की तरफ जाता ना तो भी व्यस्त मिलता। मैं इंतजार करता, जब ग्राहक से फुर्सत हो जाता तो मेरा पहला सवाल वही होता था कि अजीत, इस सब के पीछे किसका हाथ है, सच बताना। लेकिन अजीत डर जाता था। कहता क्या किसका, कोई किसी का हाथ नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा। अब मैं तो जान चुका था कि अजीत हकलाता था और आंखें नीची कर लेता था, मतलब अभी भी झूठ बोल रहा है। और तब मैंने कहने लगा, देख भाई, मैं तेरे से कोई हिस्सा मांगने तो नहीं आया, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ में कुछ घटा जरूर है और तुम सच नहीं बता रहे हो। खैर छोड़ो, हमें इससे क्या, हमें तो खुशी है कि तुम अब अमीर बन चुके हो, पैसे वाले हो चुके हो। अब गाहे बगाहे अब हम मेरी भी मदद कर दोगे। अब जो अजीत था हंसने लगा, मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि जरूर जरूर, कोई दुख तकलीफ हो तो मुझे बताना। अगर तुम्हारी शादी में पैसे की जरूरत है तो भी बताना। और तब मैंने कहने लगा कि भाई, पैसे की जरूरत तो है, लेकिन मैं तुमसे पैसा तभी लूंगा जब तुम अपनी सच्चाई बताओगे। वो मेरा लंगोटिया यार था। हम अपने एक दिल की बात एक दूसरे से शुरू से ही शेयर करते थे। अब मैं उसकी नस नस को जानता था और मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। खैर, उस टाइम तो बात आई गई हो गई, मैं भी अपना शादी में व्यस्त हो गया था। शादी होने के बाद मैं भी अब फुर्सत में आ चुका था। अब सोचा कि चलो अजीत की दुकान पर चलते हैं, अब मेरे पास वक्त है और थोड़ा उससे हंसी मजाक करेंगे और फिर बातचीत करेंगे। मैं दोपहर के वक्त अब उसकी दुकान पर आ चुका था और गर्मी के दिन थे। अब जो आवागमन था रोड का वो थोड़ा सा शांत हो गया था, ग्राहक भी अब बिल्कुल नहीं थे। तो हम दोनों दोस्त बैठ करके और हंसी मजाक करने लगे थे। मैं उसको बोलने लगा कि देख अजीत, मैंने शादी कर लिया, अब तेरी बारी है, कब करेगा शादी। जैसे ही मैंने शादी का नाम लिया ना, उसका चेहरा एकदम फक हो गया था। आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी,
डर गया था, शरीर पीला पड़ चुका था। मैं एक सेकंड में पहचान गया कि अजीत डरा हुआ है। मैं उससे खोद खोद के पूछने लगा कि अजीत, जो भी सच्चाई है बताना मेरे यार, तू मुझसे क्यों छिपा रहा है? हम एक दूसरे पे यकीन करते हैं ना। मैं तेरी बात को किसी से बताऊंगा नहीं। अगर तुझे कोई मदद की जरूरत है तो मैं जरूर करूंगा। अब जो अजीत था ना, अब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। जब मैं उसकी आंखों का आंसू देखा तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो पाया था। मैं उसको एक तरह से दिलासा देने लगा कि अजीत, घबरा मत, घबरा मत, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, लेकिन जानकारी तो होना चाहिए कि तेरे साथ में चल क्या रहा है। आखिरकार वो बात मुझे बताया। मुझे यकीन तक नहीं हुआ कि आज के साइंस के युग में ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। मैं उसकी बात को अब एक तरह से मजाक ही समझ रहा था, लेकिन वो कसम खा के कहने लगा कि देख महेश भाई, ये जो बात मैं बताया हूं ना, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा पूरा परिवार खतरे में आ जाएगा। मेरी बात पर यकीन करो, ये जो मैंने बताया है बिल्कुल सच सच बात है। मैं वाकई में हैरान था। ये कैसे हो सकता है? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम अंधविश्वास में फंसते जा रहे हैं। ये अंधविश्वास ही तो था। मैं कैसे यकीन कर लूं इनकी बात पर? लेकिन अजीत की जो बात मुझे दिल में बैठ गई थी कि अजीत की आंखों से आंसू निकला था, और मैं समझ गया कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है। मैं अब उसका मदद करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मैं करूं तो कैसे मदद करूं? एक अनजानी शक्ति से, जिसका कोई अता पता था ही नहीं कि कहां रहती है, कब आएगी, कब जाएगी, मैं उससे कैसे लड़ सकता हूं? बात ही ऐसी थी। मैं जरा अब आगे की कहानी बता दूं कि अजीत के साथ में हुआ क्या था। अजीत बड़ा परेशानियों में घिरा हुआ बंदा था, जो मैं शुरू में आपको बता चुका हूं, और बाप बेटा दुकान को संभालते थे। अब एक तरह से दुकान, अब जितने ग्राहक आते थे उसी में उनका गुजारा चलता था, पूरा परिवार का खर्च का वहन करते थे, लेकिन पैसा जोड़ नहीं पाते थे। अजीत की बहन की शादी का वो भी करना था, और बहुत सारे खर्चे थे उस घर में। अब जो अजीत थे, अजीत के पिता, वो साधु बाबा पर बड़ा लोगों पर विश्वास किया करते थे। जो भी साधु बाबा उनके दुकान पर आता तो चाय नाश्ता कराते, पैसा बिल्कुल नहीं लेते थे, आशीर्वाद जरूर मिलता था उनको, लेकिन सबसे कहते थे कि हमारा दिन दशा कब बदलेगा, आप लोग कुछ बता सकते हो? अब साधु बाबा आशीर्वाद के अलावा क्या दे सकते? सब बोलते थे कि जल्द से जल्द तुम्हारा दिन दशा बदलेगा। अब ये तो आशीर्वाद में मिलता ही है। अब ये जब बातचीत चलती थी ना, अजीत के पिता साधुओं से बात किया करते थे। अब जो अजीत थे ना, अब उनको विश्वास नहीं था कि कोई साधु बाबा या कोई चमत्कार हमें आगे बढ़ा सकता है। वो रात की बात थी जब अजीत के पिता अब अपने घर में चले गए थे, और दुकान पर थे ना अजीत बैठे हुए थे। रात का करीब 9 बजे की बात थी, और सर्दियों का टाइम था, और उस रोड पर आवागमन जो था बिल्कुल शांत हो चुका था सर्दी के टाइम में, और लोग बाग भी अब गुजर नहीं रहे थे। अब अजीत को लगने लगा कि अब दुकान को बढ़ा देना चाहिए, अब तो कोई ग्राहक है ही नहीं। जैसे ही दुकान बढ़ाते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, और दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। जब दस्तक होती तो अब अजीत को समझ में आता है कि कोई ग्राहक आ गया है। और ग्राहक कोई भी आए, उसको खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो देख करके आंखें चौंधिया जाती है। एक परी समान लड़की सफ़ेद कपड़ों में
दरवाजे पर खड़ी है, बड़ी बड़ी आंखें, बाल खुले हुए। अब वो दरवाजे पर खड़े हुए अब अजीत को देख रही है। अजीत उस लड़की को देख करके अब एक टक से उसको निहारने लगती। इतनी खूबसूरत लड़की, और हमारे गांव के आसपास की तो है नहीं, ये जरूर बाहर गांव की रहने वाली है, इसको क्या चाहिए। तब जैसे अजीत को होश आता है, उसकी सुंदरता देख करके अब एक तरह से और उसके मोह माया में पड़ जाते हैं कि काश ये सुंदर लड़की मेरी दोस्त होती। और तब तक वो लड़की अजीत से पूछने लगती है, कुछ खाने के लिए है? अब अजीत कहते हाँ हाँ बिल्कुल है, आप अंदर आ जाइए, बाहर देखिए कितना ठंडी हवा चल रही है, आपको ठंड लग जाएगी। लड़की अंदर आ जाती है, कुर्सी पर बिठाते हैं और पूछते हैं बड़ा आदर सत्कार से कि आप पहले ये बताइए कि आप इतनी रात को आप अकेले कहाँ भटक रही हैं, कहाँ जाएंगी आप, कहाँ से आ रही हैं? अब कई तरह के सवाल अजीत पूछने लगते हैं उस अनजानी लड़की के। अब अनजानी लड़की मुस्कुरा के कहने लगती है कि मुझे कुछ खिलाइए, मुझे भूख लगी है, मैं इतनी सारी बातों को आपको जवाब नहीं दे सकती, अगर है तो हाँ बोलिए, और नहीं तो मैं जाती हूँ। तब अजीत चुप हो जाते हैं और जो भी उस टाइम में अवेलेबल था अब उस लड़की के आगे परोस देते हैं कि आप लीजिए, नाश्ता पानी कीजिए, जो भी करना है। लड़की अब खाती है और फिर अजीत की तरफ देखती है, अब फिर अपना खाने में जुट जाती है। ऐसा कई बार अजीत ने देखा कि लड़की की रुचि उनके ऊपर जरूर है, बार बार अब देख रही है, तो इसका मतलब यही तो है। खैर लड़की इतनी सुंदर थी ही कि वो भी मोह माया में फंस गए थे उस लड़की के। अब बार बार पूछते थे कि और बताइए, और आपका क्या सेवा करूं, और कुछ दूं? तब लड़की मुस्कुरा देती और अजीत उसको खाना पखाना देते जा रहे थे, जो भी वहां पर अवेलेबल था। लड़की खा चुकी थी और इसके बाद अब हाथ धोने के लिए उठी और सब कुछ अजीत ने करवा दिया। और तब लड़की जाने लगी, बिना पैसा दिए हुए, 1 रुपया भी नहीं दिया अजीत को, और बाहर निकलने लगे। तब अजीत, अब दुकानदारी का मामला था, कैसे छोड़ देते? हाँ साधु बाबा होते तो अलग बात थी, लेकिन एक तो लड़की थी, मन में आया कि चलो छोड़ देते हैं। लेकिन दुकानदारी अब समझ करके अब उन्होंने बोली पड़े कि मैडम जी अब खाने का पैसे आपने तो दिया नहीं। और तब वो लड़की मुस्कुराई और फिर उसी जगह पर आके बैठ गई, कहने लगे अरे अरे मेरे से गलती हो गई। अब फिर वो कुछ पैसे निकाल करके जितना बताए थे उससे ज़्यादा ही अजीत को पकड़ा देती है। अजीत देखते हैं कि सब नया नया नोट है, करारे करारे नोट, और वो जरूर से ज़्यादा दिया था। अब अजीत जो थे ईमानदार व्यक्ति थे, और वो जितना उनका हुआ था बाकी पैसे लौटाने लगे कि आपने फालतू दे दिया है। और तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि नहीं नहीं फालतू नहीं, ये अपने पास ही रखो, तुम और तुम्हारा परिवार के लिए काम में आएगा। अब तुम बताओ एक बात, लड़की स्पष्ट शब्दों से पूछने लगी थी, क्या तुझे अमीर बनना है, धनवान बनना है? अजीत अब उस लड़की की तरफ देखने लगे कि ये सुंदर लड़की परिसमान दिख रही है और ये कैसी बात कर रही है। अजीत मुस्कुराते हुए कहने लगे कि धनवान कौन नहीं बनना चाहता, मेरी भी बहुत दिली इच्छा है, हम तो गरीबी में जूझ रहे हैं अभी तक, बड़ी मुश्किल से हमारा घर परिवार का अब एक तरह से भरण पोषण होता है, तो मैं तो चाहूंगा ही कि मैं अमीर बन जाऊं, धनवान बन जाऊं। अब लड़की उनको जाल में फंसाने लगी और इस तरह जाल में फंसाई कि अजीत उस जाल में फंस चुके थे। लड़की कहने लगी कि देखो मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूं, धनवान बना सकती हूं, लेकिन तुम्हें भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अब अजीत सोच विचार में जुट गए कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ मेरे पास में है नहीं। तब अपनी इच्छा जाहिर की कि बताइए मुझे क्या करना होगा। लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी
कि तुम ही तो हो, तुम ही, अब एक तरह से समझ लो कि मैं तुम्हें चाहती हूं और तुम धन को चाहती हो। हम दोनों का कामना अलग अलग है। अब तुम बोलो, हां करते हो तो मैं तुम्हें धन देती हूं, ना करते हो तो मैं अपने रास्ते पे चली जाती हूं। अजीत कुछ समझ नहीं पाए थे और दिमाग में कई तरह का ख्याल चल रहा था। ये कैसी लड़की है भाई, देखने में तो पैसे वाली लग रही है, करारे करारे नोट इसके पास में, और रात को अकेली घूम रही है, इसको डर नहीं है, वो भी गांव के इलाके में। अब एक तरह से लड़की को देखते हैं, लड़की मुस्कुराती रहती है। अब फिर अजीत कहते हैं कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। लड़की कहती है कि देख लो, अगर तुम हां कहते हो ना तो कभी तुम शादी नहीं कर पाओगे, तुम मेरे साथ में बंधी रहोगे। अब बदले में मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी, अभी सोच लो और फिर जवाब देना। लेकिन उस लड़की को देख करके अब इतनी सुंदर थी कि मोह माया में फंस चुके थे, और ऊपर से धनवान बनने की इच्छा, अब आंखों पर पर्दा अब एक तरह से ढक चुका था, और वो बिना सोचे समझे कहने लगे कि मुझे मंजूर है। इसके बाद वो लड़की ने अब एक तरह से, हाँ, एग्रीमेंट एक तरह से पक्का हो चुका था कि मैं तुम्हें धनवान बनाऊंगी और तुम मेरा साथ दोगे। अब इसके बाद वो लड़की उस वक्त में तो चली गई, और अजीत समझे कि चलो मस्करी होगी, मजाक किया होगा, और बात खत्म, आई गई हो गई। 2 दिन बीता था। अब 2 दिन के बाद रात को जब उनकी दुकान बंद हो गई थी और अंदर दुकान में अब सो रहे थे तख्त पर, दरवाजे पर दस्तक हुआ, और वो समझे कि कोई राहगीर होगा, भोजन की तलाश में होगा, या फिर कोई रास्ता पूछ रहा होगा गांव का। चलो बता ही देते हैं। दरवाजा खोलते हैं तो देख करके आंखें चौंधिया जाती है। वही सफेद सफेद वस्त्रों वाली लड़की उनके सामने खड़ी, और उनको धकेलते हुए अंदर जाती है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जैसे लग रहा है कि अजीत के सामने कोई अब ऐसा स्वप्न सा चल रहा हो। सब कुछ अब ऐसा लग रहा था कि जो होना ही नहीं चाहिए उस वक्त में। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या वो मस्करी लड़की फिर लौट आई है। और वो लड़की ने अब अजीत की जो तख्त जहां पर सो रहे थे उस जगह पर जाकर के बैठ गई, और अजीत जो खड़ा होकर के लग रहा था कि कोई स्वप्न देख रहे हैं, और तब उनको आवाज देने लगी, आओ ना मेरे पास में। अब जादू से बंधे हुए चले जाते हैं। अब फिर पहली रात की अब उनकी प्रेम का सिलसिला शुरू हो जाता है। ना चाहते हुए भी अब अजीत उसके प्यार के चक्कर में अब पड़ जाते हैं। अब बदले में अब क्या होना था ये तो अभी पता नहीं था। जब सुबह हो गई, अजीत जब जागे ना, तो उनको लगा कि बड़ा खूबसूरत सा सपना देखे। वो लड़की कैसे आ सकती उनकी दुकान में? नहीं नहीं, ये सपना ही होगा। लेकिन जब उनके होश उड़ जाते हैं, जब उनके बिस्तर पर करारे करारे से नोट बहुत सारे रखे हुए मिलते हैं, आखिरकार वो चौंक के उठते हैं, नोटों को संभालते हैं, लेकिन वो लड़की वहां पर नहीं होती है। तब तक उनके पिता आ जाते हैं और वो सारा करारे नोट अब देख लेते हैं। ये नोट कहां से आया, कहां से आया, तूने कोई गलत काम तो नहीं किया? पिता के सवालों से घबरा जाते हैं, जैसे रंगे हाथ पकड़े गए हों। वो सारा सच्चाई उगल देते हैं कि देखो पिताजी, मेरे साथ में ऐसा हुआ है। वो लड़की पहले एक रात मुझसे मिली थी, भोजन किया था, और उसके बाद ये सब सिलसिला शुरू हुआ था। मुझे यकीन नहीं था कि वो मजाकिया लड़की हमारे साथ ऐसा भी कर सकती है। अब जो अजीत के पापा थे, अब वो सोच में डूब गए थे। कहने लगे, बेटा मामला तो अजीबोगरीब है, लेकिन ये बहुत सारा पैसे तेरे को दे के गई है। अब ये बात को हम दोनों ही जानते हैं, तीसरे को पता नहीं होना चाहिए। अगर तीसरे को पता लग गया तो हो सकता है हम पर मुसीबत आ जाए। तो बेटा तुम भी खामोश रहो और मैं भी खामोश रहूंगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
अब पिता भी लालच में पड़ गए थे, अजीत भी अब पैसों के लालच में पड़ गए थे। और वो लड़की महीना में एक रोज अमावस की रात को अब उनके ढाबा पर आती थी और अजीत के साथ रात बिताती थी। अब फिर कुछ पैसा और उनको दे के जाती थी। ऐसा सिलसिला अब चल पड़ा था। अब देखते ही देखते उनके पास में पैसा काफ़ी इकट्ठा हो गया था। अब पैसा आने के बाद अब खर्चना तो था ही। मकान बनाना शुरू किया, दुकान को रेनोवेशन किया। अब जो अब ज़रूरत थी उसकी पूरा करने लगे। गांव वाले पूछते कि इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया, तुम तो ढाबा चलाते हो। तब अजीत के पिता को झूठ बोलना पड़ा कि कोई हमारा दूर के रिश्तेदार मुझे बहुत सारा धन दे गया है, और खामोश कर दिए सबको। जब मैंने सब अजीत से ये बात सुनी ना, तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा हो सकता है क्या। मैं पूछा कि चलो ये तो बड़ी खुशी की बात है, वो लड़की दयालु होगी, राजघराने की होगी, और तुम भी सुंदर लगते हो, स्मार्ट हो, तो तुम पर रीझ गई होगी। चलो अच्छी बात है, अब तकलीफ क्या है। अब अपना ऐश करो, राजभोग करो। अब तुम्हें तो कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारा यहीं चल रहा है। तब अजीत कहने लगा कि नहीं भाई, मैं बहुत तकलीफ में हूं। ये मेरा चेहरा देख रहे हो ना, शरीर देखो पीला पड़ चुका है, और मैं उस लड़की से दूर भी भाग नहीं सकता। मैंने उससे एक बार अब दूर होने की कोशिश किया था, लेकिन लड़की ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कहीं भी तुम चले जाओ, लेकिन अमावस की रात मेरी होगी, और मैं नहीं चाहती हूं कि अमावस की रात को तुम मुझसे छिपते फिरो, भागते फिरो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को अब बर्बाद कर रख दूंगी। इसके बाद आखिरी में तुम्हारा नंबर आएगा। इसके बाद मैं एकदम डर चुका था। मेरे पिता ने अभी सब जानने के बाद कई तांत्रिकों से मिले, और उन्होंने अपना एक तरह से झाड़ फूक भी किया मेरे ऊपर में, लेकिन उसका असर उस पर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बदले में वो लड़की जरूर गुस्सा हो गई थी कि आज के बाद किसी से झाड़ फूक कराने की कोशिश किया ना, तो मैं कह रही हूँ ना कि सबको बर्बाद करके रख दूंगी। और इसके बाद तो हम डर ही गए थे। अब इतना सब कहानी सुनने के बाद मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हो सकता है। खैर, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई थी और मैं अब शहर जा रहा था। जाते जाते मैं अपने दोस्त से गले मिलकर गया, चलो दोस्त, मैं अभी तो जा रहा हूँ शहर, और जब लौटूंगा तो मैं ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, और जल्दी लौटूंगा। शहर में आया और मैं अपने यार दोस्तों से सबसे पता करने की कोशिश किया कि इसका इलाज क्या हो सकता है। अब सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि वो लड़की जो है ना, बहुत शक्तिशाली है, आत्मा है। किसी का कहना कि प्रेतनी है, किसी का कहना था कि अप्सरा है, जिसके मुंह में जैसा आता वो बताते रहते, और कहते थे कि बस इसका उपाय झाड़ फूक है, अभी इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं यही सब विचार कर रहा था। अचानक मुझे अब घर लौटना पड़ा। मैं जब दुकानदार के पास उसी बस स्टॉप पे मैं उतरा जहाँ पर वो ढाबा था, अब मैं जब गया ना, ढाबा बंद पड़ा था। मैं हैरान था कि मामला क्या है, ढाबा तो इनका बंद नहीं था। और मैं अब किससे पूछूं, वहाँ कोई था ही नहीं। जब मैं गांव के रास्ते पे चलने लगा ना, तब मुझे गांव के कुछ लोग मिल गए। तब मैंने पूछा कि ढाबा क्यों बंद है अजीत का। तब उनमें से किसी ने कहा कि भाई, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अजीत के साथ में क्या हुआ है? मैंने बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं पता। कहने लगे कि अजीत की मौत हो गई है। उस रात में दुकान में सोया था, और जब उसके पापा गए, अब आवाज़ लगाते रह गए, लेकिन अजीत नहीं उठा। तब दरवाजा को तोड़ा गया। अजीत को ऐसा लगा कि सांप ने खा लिया है। पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। हॉस्पिटल लेके भागे उसको लोग, झाड़ फूक भी करवाए, लेकिन उसमें जान था ही नहीं। तो सांप का शिकार बन गया है।
लेकिन मुझे मालूम था कि सांप का शिकार नहीं, उस लड़की का शिकार बन गया था। और वो रात थी अमावस की रात। मैं जब उसकी आज भी कहानी याद करता हूं ना, तो दहल जाता हूं कि अपने गरीबी से निकलने के लिए और उसने जो सौदा किया था ना, वो सौदा जानलेवा बन चुका था, जान लेकर के ही गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल पर नहीं गए हैं राज की कहानियाँ में, तो ज़रूर जाइएगा, उन कहानियों का आनंद लीजिएगा। और उसका चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अब फिर हम मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।